हमाद बचा लेना। असने सरगोशी की। मैं तो चाहता हूँ काश वो पहला वार तुम्हारे सर पर करे और फिर वहाँ से खून निकलता दिखाई दे। हमाद मज़े से बोला, मैं भी किससे उम्मीद लगा रही हूँ जैसे हसरत ही मुझे ऐसे देखने की है। वो नाक चढ़ाते हुए बाहर निकली। तुमने फिर से गेम खेली हमारे साथ। हाजिक गुस्से से इसकी की तरफ बढ़ा। सफ़ायर इसके तेवर देखकर खसक कर हमाद के पीछे हुई। हाजिक तुम्हारा शिकार सामने है। हमाद फौरा सामने से हटकर मासूम शक्ल बनाकर बोला तो सफ़ायर बस से घूरती ही रह गई। हाजिक लेट मी एक्सप्लेन यू। वो हिम्मत जुमा करके बोली, खबरदार जो तुमने मेरा नाम लिया 2 से 3 बार तुम्हारे हाथों जलील होने के बावजूद भी मैंने बेशर्मों की तरह तुम पर यकीन करके तुम्हारी दोस्ती कबूल की। हमाद की इस कद्र मुखालफत के बावजूद भी मैंने तुम्हें हमारे ग्रुप का हिस्सा बनाया, तुमसे मुखलिस रहा, लेकिन तुम हमारी मुखलिसी डेजरू नहीं करती और आइंदा हमसे 5 फीट के फासले पर रहना, वरना मैं एक लड़की पर हाथ हटने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करूँगा, क्योंकि तुम जैसी बेहिस लड़की यही डेजरू करती है। वो अब बार इतने गुस्से से बोला था कि इसकी गर्दन की रगें तन गईं। तुम सिर्फ हमाद से बदला लेने के लिए हमारे ग्रुप का हिस्सा बनी, और मैं बेवकूफ़ तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ होने के बाद भी तुम जैसी घटिया लड़की पर यकीन कर गया। मैंने गिरावनर में तुमसे कहा था कि ये आखिरी बार है, लेकिन तुमने शायद मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया। हाजिक सफ़ायर को बोलने का मौका दिया बगैर खुद ही गुस्से से बोलता जा रहा था। समझो मेरा बदला पूरा हुआ, इसकी शक्ल देखो जैसे अभी रो देगी। हमाद अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर सफ़ायर की रोने वाली शक्ल की तस्वीर बनाकर हाजिक से मुखातब हुआ। अभी हमाद ने इतना ही कहा था कि इसके आंसू पलकों की भार तोड़कर चेहरे पर लुढ़कने लगे। सफ़ायर अब की बार वीडियो मूड ऑन करके वो इसे आवाज़ दे गया और इसके पलटने पर आंसुओं से तर चेहरे की वीडियो बना ली, जहां आंसू एक कतार से चेहरे को भिगो रहे थे। हमाद मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, वो गुस्से से चलाई, लेकिन वो इसे भरपूर नज़रअंदाज करके हाजिक की तरफ मुतवज्जे हो गया। हाजिक रिलैक्स, अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस इसने छोटा सा तमाशा लगाया कि बल में, यानी कि हमाद दे, वो तो इसकी किस्मत अच्छी निकली कि मेरे पास पैसा नहीं थे, वरना जब मैं बल दे कर जाता तो फिर कभी इस चुड़ैल को ना बुलाता। वो अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए बोला, और फिर पता किया होता, ये मेरी याद में दीवारें पकड़ पकड़ के रोती। मैंने जितने पैसे यहाँ दिए होते ये सूद समेत मुझे लौटाती, और मैं मान जाता। फिर तुम दोनों मुझे कहते वे हमाद तो कहना लालची है। हमाद तुम कितने लालची हो। अभी मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि तुम्हारी याद में दीवारों से लपक लपक के रोती रहूं। वो आंखों से निकले चंद आंसू साफ करते हुए वापस शर्मी बनी थी। पगली बुरा वक्त कभी किसी को बताकर आया? जवाब दौबदू था। हाजिक सच ही कहता, तुम वाकई एक गिरे हुए इंसान हो। वो मिना बनाकर बोली, और तुम? वो हाजिक की तरफ पलटी। तुम्हें ज़रा ख्याल नहीं आया मुझे रुलाते हुए और तो और मुझ पर हाथ अठाते हुए? मैंने हाथ कब उठाया? वो हैरानगी से बोला, तुमने उठाया नहीं, लेकिन मुझे कहा तो है ना। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई मुझ पर हाथ हटने का सोचकर? वो शिकवा कर रही थी। आई एम सॉरी, वो बस में परेशानी में बोल गया। मुझे हमाद को लेकर खुद पर इख्तियार नहीं रहा था। वो वाकई शर्मिंदा दिखाई देने लगा। ये शख्स अपने आप को सबके सामने जो दिखाता वो तो मेरा हमाद है ही नहीं। मेरा हमाद वो है जिसने मुझे हर ठोकर लगकर गिरने पर अटना सिखाया। जैसे एक माँ अपने बच्चे से बगैर किसी कंडीशन के प्यार करती है, वैसे हमाद मुझसे मोहब्बत करता, बिल्कुल बेलोस सी, बगैर किसी गर्ज के। वो तीनों चहलकदमी करते हुए दाखिली दरवाज़ा से हटकर लान की तरफ चले गए। कहते हैं कुदरत हमेशा इंसान पर इतनी मेहरबान ज़रूर होती है। अगर पूरी दुनिया इससे नफरत करने लगे तो कोई एक ज़रूर इस पर जान छिड़कता। और तुम जानती हो मेरे लिए वो एक सिर्फ हमाद है। वो आंखों में दुनिया जहां की मोहब्बत समाई गोया हुआ। अगर मैंने अल्लाह के बाद किसी को अपने लिए मुखलिस जाना तो सिर्फ ये एक इंसान है जो मेरे लिए मुझ जैसा बन गया। तुम्हें पता, लोग मेरे और हमाद के बारे में बहुत गलत अंदाज से बातें करते हैं। मैंने कई बार संजीदगी से हमाद से दूर जाने का सोचा, लेकिन मैं जितना दूर जाना चाहता हूँ हमाद इतना ही मेरे दिल के करीब आ जाता। वो मेरी हकीकत जानने के बाद भी
मुझे थामे रखना चाहता, ये उसका ज़रफ़ है, हालांकि मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ कि ये ज़रफ़ उसका हर मोड़ पर नुकसान करता, कभी घर वालों की नज़र में तो कभी दुनिया वालों की नज़र में, लेकिन यहाँ 1 इंच भी मोहब्बत कम नहीं होती। तो फिर तुम बताओ, मैं कैसे ना हमाद के लिए हसास हूँ, क्यों ना इसके लिए परेशान हूँ जो मेरे लिए मुझ जितनी तकलीफ़ सहता। एक होती है मोहब्बत और एक होती है अक़ीदत। मुझे शायद अक़ीदत है, या शायद मैं कभी अपने एहसासात को हमाद के लिए लफ्ज़ों में नहीं ढाल सकता। वो सफ़ायर के सामने अपने और हमाद के रिश्ते की गहराई बता रहा था, और सफ़ायर बस मसमराइज़ हुए हाज़िर को सुने जा रही थी, जो इतनी मोहब्बत से हमाद का नाम अदा कर रहा था, जो कि तब से सर झुकाने बैठा था। हमाद को हाज़िर का इसे इतना मुतबिर बनाना कभी अच्छा नहीं लगा। वो हर बार इसे टोक देता था। हाज़िर एक बार फिर से इस तकलीफ़ के लिए सॉरी जो मैंने तुम्हें पहुंचाई। वो हमाद को खुद से का गुनाह ऊपर तसव्वुर कर रही थी। वो बात तो अब पुरानी हो गई है। हाज़िर ने सफ़ायर को पुरसुकून करने के लिए कहा, नहीं, कुछ भी पुराना नहीं हुआ, बल्कि मुझे आज अंदाज़ा हुआ कि मेरे लफ्ज़ों ने तुम्हें किस कदर तकलीफ़ दी होगी, और लफ्ज़ वो तीर रहीं जो सारी ज़िंदगी तकलीफ़ देते हैं। लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से मुआफ़ी मांग ले तो वो तकलीफ़ कहीं बहुत पीछे रह जाती है। वो मुस्कुराया था। काश के इसने सच्चे दिल से मुआफ़ी ना मांगी होती, तो आज ये क्लास में फर्स्ट रो की ही पैदावार कहलाती। हमाद इतनी संजीदा गुफ्तगू से उकता कर सफ़ायर को छेड़ गया। तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुम्हारी जगह पर तो नहीं बैठती ना जलस इंसान। सफ़ायर जो कि हाज़िर की बात पर मुस्कुरा रही थी, हमाद की बात पर गुस्से से बोली, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, तुम जितना मर्जी हमारे साथ बैठ जाऊं, लेकिन तुम कभी मेरी जगह पर नहीं आ सकती। हमाद इसे चढ़ा गया, और सफ़ायर इसे घूरने के बाद मुस्कुरा दी, क्योंकि इसे अंदाज़ा था वो चाहकर भी हमाद की जगह नहीं ले सकती, और शायद ना वो कभी लेना चाहेगी। फिर से शुरू हो गए, तुम दोनों थकता नहीं रोज़ की तो मी से, या तो मुझे दरमियान से निकाल दो, या फिर अपनी ये फजूल हरकतें छोड़ दो। हाज़िर घूरते हुए बोला, आई परामस, ये आखिरी बार था, आइंदा ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। सफ़ायर फ़ौरा से बोली, मेरी तरफ से भी यही समझो, लेकिन आपस में किसी चौथे की मौजूदगी के बगैर तो मजाक का इख्तियार है ना। हमाद फ़ौरा से बात क्लियर कर गया, तो हाज़िर महज मुस्कुरा दिया कि तुम नहीं बदल सकते। डाकर साहिबा, किया हुआ, मेरी बीवी और बच्चा तो ठीक है ना? वो शख्स ऑपरेशन थिएटर से निकलने वाली लेडी डाकर से मुखातब हुआ, जो कि इंतहा मायूस दिखाई दे रही थी। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा कि अल्लाह ने आपको ना तो एक बेटी से नवाजा, और ना ही एक बेटे से, बल्कि आपके हम तीसरी मखलूक पैदा हुई। वो इतना कहकर आगे बढ़ गई, और पीछे खड़े शख्स ने खुद को संभालने के लिए बाकायदा दीवार का सहारा लिया। वो बे-इख्तियार गर्दन ऊपर उठाए लाशूरी तौर पर अल्लाह से शिकवा कर गया। मरे मरे कदमों से वो शख्स कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ इसकी बीवी को कुछ वक्त पहले शिफ्ट किया गया था। कैसी हो खान? ये किया हो गया हमारे साथ शादी के 3 सालों बाद। अगर अल्लाह ने मेरी गोद भरी भी, तो अनी किस मखलूक से जिसका तारुफ दुनिया वालों से करवाने पर मुझे कई बार मरना पड़ेगा। अनम, तुम हौसला रखो, अल्लाह के फैसलों के आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन हमारे पास एक इख्तियार है, हम इस बच्चे को ख्वाजा सिरा के अड्डे पर छोड़ आएंगे, और ख़ानदान वालों से कहेंगे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। वो अनम का हाथ थामे बोले, खान। वो शाक की कैफियत में सामने बैठे अपने शौहर को देखने लगी, जो कदरे पुरसुकून अंदाज में इतनी बड़ी बात कह गया था। खान, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वो मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं इसे किसी और के हाथ नहीं सौंप सकती, और ना ही मुझ में इतना हौसला है। वो आंखों में आंसू लिए गोया हुई, आनम, समझने की कोशिश करो, हम इस बच्चे के साथ ख़ानदान वालों को किया मिना दिखाएंगे। खान, इस बच्चे के ऐसा होने में हमारा कोई कसूर नहीं, ये सब अल्लाह के काम है। वो कदरे नरमी से बोली, ये बच्चा हमें अल्लाह की तरफ से मिलने वाली सज़ा का हिस्सा है, क्योंकि हमने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, इनका दिल दिखाया, इनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। आज अल्लाह ने इस नाफरमानी की जीती जागती जिंदा सानस लेती मिसाल सज़ा के तौर पर हमें हमेशा के किए सौंप दी। वो टूटे हुए लहजे में गोया हुआ, तो अब की बात आनम भी खामोश हो गई। खान, में अपना बच्चा नहीं दूँ, वो जैसा भी है, मुझे फिर भी
कबूल है, हम ऐसा करते हैं, अपने बच्चे को लेकर किसी दूसरे शहर चले जाते हैं जहाँ कोई हमें ना जानता हूँ, वहाँ तो पुरसुकून जिंदगी गुजर सकती है ना। वो रोते हुए बोली। तो अब की बार खान भी बेबसी से सर झुका गया। नूर खाना खा लो। आनम कई बार किचन से आवाज़ लगाने के बाद अब की बार नूर के सामने मौजूद थी, जो अपने खिलौनों के साथ खेलने में मसरूफ़ थी। नूर, तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही? पहले खाना खा कर स्कूल का पढ़ो, फिर कुरान पाक भी पढ़ना। आनम इसके हाथों से गुड़िया पकड़ते हुए बोली। तो अब की बार नूर खामोशी से मुँह की बात मानकर किचन की तरफ बढ़ गई। ममा, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, मुझसे इतना प्यार करती हैं, लेकिन बाबा क्यों नहीं मुझसे बात करते? वो खाना खाते हुए रोज़ के मामूल के मुताबिक एक ही बात दोहराने लगी। तो आनम को इख्तियार वो वक्त याद आया जब इसने अपना बच्चा देने से मना किया तो शाह ने इसे तलाक देने की धमकी दे दी। कितने दिन इन दोनों के दरमियान तनाव रहा, फिर आखिरकार आनम को इसकी बात माननी पड़ी। लेकिन इसने खान के सामने एक शर्त रखी। खान, जब अल्लाह हमें किसी और औलाद से नवाजेगा तो आप नूर को ले जाना। मैं एक लफ्ज़ भी नहीं कहूँगी, लेकिन अभी मेरी औलाद को मेरे पास रहने दी। मैं अपने वजूद के इस हिस्से को अपने पास कुछ वक्त तक रखना चाहती हूँ, इससे मोहब्बत करना चाहती हूँ। मुझ में हौसला नहीं है अपनी औलाद की तरफ नफरत से देखने का। मैं इससे मोहब्बत करने पर मजबूर हूँ, वो रोते हुए बोली। तो शाह बिल्कुल खामोश हो गया और फिर वाकई वो आनम की बात मान कर इस मौजू की फ़िलहाल बंद कर गया। 4 साल गुजर गए, वो लोग लाहौर शिफ्ट हो गए, लेकिन अल्लाह ने अभी तक इन्हीं औलाद की खुशी दोबारा नसीब ना फरमाई। खान तो मानो खामोश ही हो गया था। नूर, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो बस काम में मसरूफ़ होते हैं, इसीलिए तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। आनम इसे खाना खिलाते हुए बोली। नूर को खाना खिलाने के बाद इसे पढ़ाने लगी। वो घर में ही इसे स्कूल की किताबें पढ़ाती थी। चलो शाबाश, बैग बंद करो और वज़ू करो, अब कुरान पाक पढ़ने का वक्त हो गया। उसका स्कूल की किताबों से ज़्यादा कुरान की तरफ झुकाव था। जब भी वो अपनी मुँह को कुरान की आयत तर्जमा के साथ पढ़ते सुनती तो अपने ऊपर एक बरसकून सी कैफियत महसूस करती। वो एक शहर में खुद जकड़ता महसूस करती। आज सिर्फ एक ही लेक्चर था, वो भी 1 बजे के पास, तो वो दोनों क्लास में जाने की नजाय गिरावनट में ही बैठ गए। हमाद हाजिक फ़ोन पर आया मैसेज देखकर खुशी से चलाया। हौसला मेरे भाई, किया हुआ? वो लोग गिरावनट में बैठे हुए थे। मैंने के FC में एज अ वेटर अप्लाई किया था, वहाँ से कन्फर्मेशन मिल गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम वेटर की जॉब करोगे? तुम्हारा दिमाग तो दरअसल है ना? हमाद इसे घूरते हुए बोला, हम बिल्कुल वेटर की जॉब करूं, क्योंकि मेरे पास डिग्रियों के अंबार नहीं लगे हुए, और दूसरी बात, स्टूडेंट के लिए इस टाइप की जॉब बहुत बेहतर है। वो सुकून से बोला, किया हुआ? तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आया हुआ? वो अभी यूनिवर्सिटी आई थी और अब अपना बैग रखकर वही गिरावनट में इनके साथ ही बैठ गई। मुझसे किया पूछ रही हो? इससे पूछो। हमाद कदरे उकता कर बोला, कुछ भी नहीं हुआ, इसकी तो आदत है ड्रामे करना। हाजिक सफ़ायर के पूछने से पहले ही बोल पड़ा, ये मौसूफ वेटर की जॉब ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्यों? वो तकरीबा चलाई थी, क्योंकि उसका दिमाग हिल गया और ये पागल हो गया। वो मीना बनाकर बोला, इसमें पागल होने वाली कोई बात ही नहीं, मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ, यहाँ से सटारट लूँगा तो ही कल को किसी दूसरे मकाम तक पहुँच सकूँगा। नरमाहट इसके लहजे का खासा थी। अगर तुम्हें सटारट ही लेना तो इस जॉब से नहीं लो, मैं तुम्हें एक जॉब की ऑफ़र देती हूँ। सफ़ायर संजीदगी से बोली, तुम मेरे बाबा के रेस्टोरेंट में जॉब करो एज आ रेसिप्शनिस्ट। वो इतना कहकर हमाद की तरफ देखने लगी, जैसे कहना चाह रही हो कि अब तुम इसे मनाओ। हम दोस्त हैं और मैं चाहूँगा हमारी दोस्ती में एक दूसरे को इस कस्म की कोई भी फेवर ना दी जाए। मैं इसे हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। हमाद के बोलने से पहले हाजिक ने संजीदगी से सफ़ायर को टोक दिया, क्यों? इसमें आखिर क्या बुराई है जो तुम इस जॉब को कबूल नहीं कर सकते? हमाद ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मुतवज्जे किया। हाजिक, तुम वहाँ फरी जॉब नहीं करोगे और ना ही बाबा तुम्हें बगैर काम के मुआवजा देंगे। तुम जो कुछ कमाओगे अपनी मेहनत से काम करके कमाओगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें इस बात से इतिराज़ होना चाहिए। अंदाज़ कायल करने वाला था।
मानता हूँ कि मैं एक तीसरी मखलूक हूँ, ना आदमी और ना औरत, लेकिन फिर भी मेरी गैरत हरगिज़ ये गवारा ना करेगी कि मैं अपने बेहतरीन दोस्तों से इस कस्म की फेवर लूँ, मैं हमारी दोस्ती को इन सब चीज़ों से अलहदा रखना चाहता हूँ। हाज़िर हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें अपना भी मानते हैं, लेकिन इस तरह की बातें करके तुम हमें खुद से अलहदा कर रहे हो। सफ़ायर संजीदगी से गोया हुई। सफ़ायर ऐसे मत कहो, मैं तुम दोनों को खुद से अलहदा करके जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी का महवर मानूं तो बस कुछ गन्ने चुने लोगों के गर्द ही है। वो अपने माथे पर फैले लंबे बालों को सीट करता हुआ बोला, तो फिर हमारी बात का मान रखो, यकीन जानूं हम दोनों सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहते हैं। सफ़ायर मुझे मेरी इज्जत नफस बहुत अजीज़ है। अगर ऐसी बात है तो तुम देखना, अब मैं उसी रेस्टोरेंट में काम करूँगा, चाहे तुम करो या ना करो। हमाद दो टूक अंदाज में गोया हुआ। हमाद फजूल में जिद नहीं करो, जिद तुम कर रहे हो। इज्जत नफस वहाँ कम होती है जहाँ आप बगैर काम के मुआवजा लें, लेकिन हाज़िर तुम जो कुछ कमाओगे अपनी मेहनत से कमाओगे। किया तुम्हें मुझ पर इतिबार है? वो हाज़िर का हाथ थाम कर गोया हुआ, तो इसने महज सर हिला दिया। तो फिर खुद सोचो, किया मैं तुम्हें कभी ऐसा मशवरा दूंगा जो तुमसे तुम्हारी ज़ात का मान छीन ले, तुम्हारी इज्जत नफस को मजरू करे या तुम्हें तकलीफ दे? हमाद की बात पर इसने दाएं बाएं सर हिलाया। जब मुझ पर यकीन है तो फिर सफ़ायर की दी हुई ऑफ़र कबूल कर लो। मैं पुरुम्मीद हूँ ये नौकरी तुम्हारे लिए किसी तकलीफ का बाइस नहीं बनेगी। हमाद ने नरमी से समझाया तो वो रजामंदी दे गया। मैं बाबा से जवानगी डेट कन्फर्म करके बता दूंगी। सफ़ायर खुशी से बोली, ओके थैंक यू। हाज़िर इतना कहकर क्लास की तरफ जाने के लिए आठ खड़ा हुआ तो वो दोनों भी इसके पीछे चल पड़े। डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो अभी कुछ वक्त पहले घर आया था और अब सीधा डाइनिंग टेबल पर मौजूद रात का खाना खाते हुए सबकी मौजूदगी में इनसे मुखातब हुआ। कहो, मैं कल से अपनी जॉब की वजह से लेट नाइट घर आया करूँगा। वो रवानगी से बोलता गया। कौन सी जॉब और तुम्हें किसने काम दे दिया? वो खाना छोड़ कर अब बाकायदा हाज़िर की तरफ मुतवज्जे हुए। एक होटल में मैनेजर की जॉब मिली है और आप फ़िक्र ना करें, मेरी सलाहियतों की बुनियाद पर यह काम मिला, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए मैंने। वो संजीदगी से बोला, लेकिन हाज़िर तुम ये भी तो सोचो, कितना अजीब लगेगा, बल्कि नहीं बुरा लगेगा, जब तुम रेस्पशन पर खड़े होकर सबको अपनी अदाओं से इंटरटेन करोगे। इनाया खाने की पलट पर झुका अपना सर उठा कर बोली, मैं चाहे किसी को इंटरटेन करूं, किसी को बुरा लगूं या कोई मुझे अजीब नज़रों से दिखे, कम अज़ कम मैं तुम जैसे लोगों के लिए खुद को नहीं बदलूंगा और ना ही तुम जैसे लोगों के डर से घर बैठ सकता हूँ। वो भी दो टूक अंदाज अपनाए बोला, ये तुम किस अंदाज में बड़ी बहन से बात कर रहे हो? वो पलट में गुस्से से चम्मच पटक कर बोली, मम्मा आपको मेरे बात करने का अंदाज नज़र आया, लेकिन वो जो मेरी तजलील कर रही है वो किस जुमरे में आएगी? पूरी दुनिया तुम्हें बातें करती है, अगर बहन ने भी ज़रा सा कुछ कह दिया तो उसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी तमीज़ और तहजीब भूल जाओ। तुम्हें इसलिए तालीम नहीं दिलवा रहा कि कल को तुम हमारे ही सरों पर चढ़कर नाचो। अब की बार जवाब बाप ने दिया था, पूरी दुनिया बेशक बातें करें, मगर आप लोग मत किया करें। मुझे तकलीफ होती है शिद्दत से, उसी टाइम मरने को दिल चाहता, और यकीन जाने माम डैड में इस जिंदा रहने और मरने की अजियत से रोज़ गुजरता हूँ। वो शिद्दत ज़ब्त से बोला, कभी किसी दिन तो खाना आराम से खा लेने दिया करें, जब डाइनिंग पर बैठो इस मौसूफ के ड्रामे शुरू हो जाता ही मैं तंग आ गया हूँ रोज़ रोज़ की इस चीखों पुकार से। हाशर गुस्से से कुर्सी धकेल कर बोलता हुआ वहाँ से निकल गया। तुम्हारी वजह से वो खाना छोड़कर चला गया। वो गुस्से से चलें, मैं आइंदा के बाद आप लोगों के दरमियान नहीं आऊँगा और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द खुद को आप लोगों की नज़रों से हटा सकूं। वो इतना कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन इस बार फ़र्क ये था कि हाज़िर रोया नहीं, वो अपने आंसुओं पर बंद बांधकर खुद को हालात से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। वो अच्छे से जानता था जहाँ वो नौकरी करेगा वहाँ हर रोज़ से तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी।